गुड इवनिंग बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी और रिविजन्स वगैरह भी प्रॉपर आपके हो रहे होंगे। तो एज सच आपको, मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, बट फिर भी एक लेक्चर आपके लिए बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन पेपर जब हमको मिलता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन सी बातों को हमको ध्यान में रखना है, जिससे कि हमको सॉल्व करते समय प्रॉपरली हमारा पेपर टाइमली अटेम हो जाए, कोई गलतियां ना रहें। वो सारी बातें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, मैं सीए विनय राजौरिया आपको लेके आया हूं एक सैंपल पेपर 2024-25 का, जिसके अंदर अपन सीबीएसई के लिए प्रॉपरली बोर्ड गाइडलाइंस क्या है, किस तरह से पेपर सॉल्व करना है, उसको लेके आज अपना सेशन रहेगा, चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहली चीज तो मैं आपको पेपर का वेटेज बता देता हूं। आप सारे बच्चों को पता है 100 नंबर का अकाउंट का पेपर है, 100 मार्क्स का अकाउंट का पेपर आने वाला है हमारा। इस 100 मार्क्स के पेपर में 20 मार्क्स का आपको पता है प्रैक्टिकल है, 80 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हमको आएंगे। और जो 80 मार्क्स के आएंगे वो आपको दो पार्ट में मिलेंगे, पार्ट ए पार्ट बी। कुल मिला के 4 यूनिट में पूरा सिलेबस डिवाइड किया हुआ है सीए 12th क्लास का। तो 4 चीजें हमको पढ़ना है, 4 यूनिट पढ़ना है। उसमें से 2 यूनिट आपकी हैं, यूनिट नंबर 1 जो कि पार्टनरशिप पर है, यूनिट नंबर 2 जो कि कंपनी अकाउंट पर है। मेन यूनिट यही है बेटा, 60 नंबर कवर कर लेगी ये पूरी की पूरी यूनिट्स आपकी, दोनों चीजें। इसमें सबसे पहले बेटा पार्टनरशिप है, जिसमें बेटा पार्टनरशिप की थ्योरी से रिलेटेड सारी चीजें हैं, ये आपके 12 नंबर कवर कर लेगी। मतलब यहां पर पार्टनरशिप डीड क्या होती है, आईओडी का कैलकुलेशन कैसे होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होता है, पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, इन सबसे रिलेटेड ये 12 नंबर का एग्जाम में आएगा, जो कि सबसे ज्यादा इजी और सरल पड़ेगा। तो 12 नंबर तो बेटा आपको किस में मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, सिंपल सी पार्टनरशिप की थ्योरी पढ़ लो, आईओसी का कैलकुलेशन सीख लो, आईओडी सीख लो, 12 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे। तो ये सबसे सरल चैप्टर है जहां से आप 12 नंबर कलेक्ट कर सकते हो। दूसरा पार्टनरशिप का कवर होता है बेटा 24 मार्क्स, 24 नंबर। 24 नंबर का पार्ट बी जो है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में आ जाता है बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये 24 नंबर कवर करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको एडमिशन के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, डेथ और रिटायरमेंट के क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए और डिसोल्यूशन अच्छे से आना चाहिए। तो आप ये 24 नंबर ले सकते हो। इसमें भी अगर मैं बात कर दूं 24 नंबर में, तो मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। 6 नंबर का आपका आ जाएगा क्या, एडमिशन। इसके अलावा 8 नंबर में आपका आ जाएगा क्या, डेथ रिटायरमेंट। और बाकी के बचे हुए नंबर में आपका क्या आ जाएगा बेटा, डिसोल्यूशंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनमें से कुछ भी करके जाते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर किसी को पास होना है तो बच्चों पार्टनरशिप अकेला पढ़ के चला जाए तो भी मार्क्स इतने आगे आपके कि आप आराम से इस सब्जेक्ट में पास हो सकते हो। समझ में आएगी नहीं? तो पार्टनरशिप करके जाना बहुत जरूरी है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। क्लियर? इसके बाद कंपनी अकाउंट की बात करें तो एक आपने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर कवर करता है बेटा आपके 16 नंबर, 16 मार्क्स। और डिवेंचर का जो इशू है वो कवर करता है 8 नंबर। यहां आपके छोटे छोटे से क्वेश्चन भी आते हैं, लेंदी क्वेश्चंस भी आते हैं। छोटे छोटे कौन से आएंगे से आपको शेयर फॉर फीचर और री इशू का क्वेश्चन आ जाएगा केवल। आपको हो सकता है प्रोराटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन पूछ लें, हो सकता है नॉर्मल इशू का क्वेश्चन पूछ लें। क्लियर है कि नहीं? कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है 16 नंबर का। अगर मैं आपकी जगह बात करूं तो ये 3 चीजें ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पढ़ लेते हो तो आपका मैक्सिमम पार्ट तो कवर हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? इशू ऑफ डिवेंचर में इन जनरल मैंने आपको पढ़ाया था
कि वो 3 चीजें पूछेंगे। या तो आपसे पूछेंगे डिस्काउंट का एडजस्टमेंट, दूसरी चीज आपसे पूछ सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, कोलेटरल सिक्योरिटी डिवेंचर, और तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी, रिडीमेबल डिवेंचर की अकाउंटिंग, कि डिवेंचर का रिडम्पशन अगर होता है, रिडीमेबल डिवेंचर्स की अकाउंटिंग जो रिडम्पशन प्रीमियम पर होगा, उन डिवेंचर को इश्यू कैसे करते हैं, तो उनकी अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इट इज मस्ट कि आप ये वाली चीज भी करके जाएं, यहां कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, 3 चीजें ही पढ़ना है, तो आराम से 8 नंबर कवर कर सकते हो। टोटल मिला के 60 मार्क्स जो आपका पार्ट ए रहेगा। पार्ट बी में आपकी 2 यूनिट आती हैं, एक आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये टोटल मिला के 20 नंबर का है। इसमें से 6 नंबर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी है और 6 नंबर के आपका रेशियो एनालिसिस है। समझ में आया कि नहीं? और 8 नंबर का आपका क्या पूछा जाएगा, फटाफट बोलो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसके अंदर आपसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछ सकते हैं, या हो सकता है पूरा कैश फ्लो का क्वेश्चन ही पूछ लें, या 2 छोटे छोटे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं 4-4 नंबर के। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी पूछ ली, फाइनेंशियल एक्टिविटी पूछ ली, या एक आध अकाउंट बनवा लिया आपने इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का, वैसा क्वेश्चन आ सकता है। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, क्या करते हुए, फटाफट बोलो, सॉल्व करते हुए। तो दैट इज योर सिलेबस जो पार्ट ए और पार्ट बी में आएगा। एक और होता है पार्ट सी जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को लेकर के होता है, वो आपको पढ़ाते नहीं है जनरली, हमारे एमपी के अंदर जनरली चलते नहीं है, तो हम पार्ट बी सॉल्व नहीं करते। इन जनरल हम कौन से सॉल्व करते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी और पार्ट सी ऑप्शंस में होता है, किसी के यहाँ पार्ट बी 16 पढ़ाया जाता है, किसी के यहाँ पार्ट सी पढ़ाया जाता है। चूंकि अपने यहाँ पर पार्ट बी ही सॉल्व कराते हैं, पार्ट सी कभी भी नहीं पढ़ाते, इसलिए हमको पार्ट बी ही पढ़ के जाना है। क्लियर है कि नहीं? इसके बाद बात करें बेटे कि हाउ टू सॉल्व द सैंपल पेपर, या फिर आपके एग्जाम का पेपर आप कैसे सॉल्व करोगे, उसको लेके मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा। वो इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनिए ताकि आपके एग्जाम में कुछ गलत नहीं हो। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। सबसे पहले पेपर को प्रॉपरली एग्जाम में रीड करना है इंस्ट्रक्शन के साथ। इंस्ट्रक्शंस में वो बताते हैं कि कौन से क्वेश्चन कंपलसरी हैं, कौन से क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है, किन में आप ऑप्शंस ले सकते हो, किन में ऑप्शंस नहीं ले सकते हो। आप प्रॉपरली देखो, प्रॉपरली पढ़ो, मार्किंग करो, मार्किंग करो। मार्किंग का मतलब होता है कि आप यहां देखो कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, कौन से क्वेश्चंस हमको टाइम लेंगे। आप उनकी मार्किंग भी कर लो प्रॉपर पेपर के अंदर। सबसे पहला काम होगा कि आपको इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ना है और फिर उसको देखना है कि हम किस तरह से करेंगे। क्लियर है कि नहीं? पूरा पेपर स्कैन कर लो कुछ मिनट्स के अंदर ही। स्कैन करने का मतलब होता है अपनी आंखों से एक बार निहार लो, उनको देख लो, पूरा पेपर पढ़ लो। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन पढ़ा और बस उसको सॉल्व करने बैठ गए, नहीं, पूरा पेपर एक बार स्कैन होना चाहिए। स्कैन जब हो जाता है तो सबसे पहले ये देखो कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजीली सॉल्व हो सकते हैं और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमको टाइम कंज्यूम करेंगे या हमको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम आता है। क्लियर है कि नहीं? जो इजी वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें टाइम का कैलकुलेशंस कम होगा, सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करना है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में प्रॉपरली हो जाना चाहिए, मतलब पेपर को कैसे सॉल्व करना है उसकी प्लानिंग इस स्कैनिंग के साथ ही हो जाना चाहिए। जब आपकी स्कैनिंग कंप्लीट हो गई तो पेपर स्टार्ट करोगे सबसे पहले थ्योरेटिकल वाले पार्ट से। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट और एमसीक्यू वाला पार्ट बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, जो आपको पास कराने के लिए जितने नंबर रिक्वायर्ड हैं उतने पहले ही सिक्योर कर देगा। आप बड़ा क्वेश्चन उठा लोगे, बहुत दिक्कत में आ जाओगे, आपका पेपर ही खत्म नहीं होगा। छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले उठाओगे थ्योरेटिकल चैप्टर, जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है सबसे पहले वो उठा लो, एमसीक्यू वाला पार्ट उठा लो, छोटे छोटे से क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करो। क्लियर है कि नहीं? और पास 100% होना है, इसलिए कई लोग क्या बोलते हैं एमसीक्यू बाद में करना। जल्दीबाजी में एमसीक्यू सॉल्व करोगे गलत हो जाएगा। प्रॉपरली टाइम दो, एमसीक्यू को प्रॉपरली सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व होंगे, अच्छे से सॉल्व होंगे, प्रॉपरली मार्क्स मिलेंगे। एमसीक्यू में कोई मार्क्स कटते नहीं है, तो पास हम यहां से हो सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो थ्योरेटिकल एंड एमसीक्यू पार्ट पहले सॉल्व करो, उसके बाद मूव करो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी सबसे पहले स्मॉल क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन सॉल्व करना है जो आपको आते हैं। लाइक
जिनमें केवल जनरल एंट्रीज के क्वेश्चंस आए हैं। बात समझ में आई कि नहीं? जिसमें बैलेंस शीट पूछी है वो क्वेश्चन बाद में सॉल्व करना। जिसमें केवल अकाउंट पूछा है, केवल लेजर अकाउंट ही बनाना है, ऐसा पूछा है खाली जनरल एंट्रीज ही डालो, वो क्वेश्चन पहले सॉल्व कर डालो, उससे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। जनरल एंट्रीज वाले हो गए, लेजर अकाउंट अकेला बनाने, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट अकेला ही पूछा है, जल्दी बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन जहां फाइनल अकाउंट बनाने की बात आती है तो वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं। फाइनल अकाउंट वाले क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व करना है, पहले सॉल्व नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं? सीक्वेंस तय कर लेना है पेपर के अंदर, पहले थ्योरेटिकल एमसीक्यू, देयर आफ्टर जनरल एंट्रीज वाले क्वेश्चंस, लेजर वाले क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन, कम टाइम कंज्यूमिंग वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जिसमें फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेंगे, उसको बाद में सॉल्व करोगे। क्लियर है कि नहीं? स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। क्लियर है कि नहीं? जब आपका टाइम प्रॉपरली आपने पेपर सॉल्व कर लिया तो आपको अपना टाइम ऐसा सेट करना है, मैनेज करना है, ऐसे अलोकेट करना है कि पेपर छूटे ना। इसलिए जो टाइम आपने सेट किया है पेपर को सॉल्व करने का, उस टाइमिंग के अंदर पूरा पेपर क्या हो जाना चाहिए? सॉल्व हो जाना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? जब आप सॉल्व कर लेते हो तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि लंबे क्वेश्चन, लाइक जैसे कैश फ्लो का क्वेश्चन हो गया, टाइम लेगा। अरे हाँ, है ना? पार्टनरशिप का कंप्लीट क्वेश्चंस हो गया, जिसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है, टाइम लेगा। क्लियर है कि नहीं? तो फिर इन क्वेश्चंस को आप सबसे लास्ट में सॉल्व करो। क्लियर है कि नहीं? जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होगे तो फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, बैलेंस शीट टैली करने से पहले एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए कैलकुलेशन। ये नहीं करते हो आप? मतलब जो कैलकुलेशंस आपने करी है एक बार और वापस से देख लो कि आपने वो कैलकुलेशन सही करी है कि नहीं। चेक कर लो कि कहीं कैपिटल का टोटल तो हमने सही लगाया कि नहीं लगाया। बात समझ में आई कि नहीं? रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल सही लगाया कि नहीं लगाया। एक बार रीकैलकुलेशन करो। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 2 बार कैलकुलेशंस करना है एग्जाम में, इतना टाइम होना चाहिए, इसलिए इनको बोल रहा हूं कि सबसे बाद में करो। समझ में आया कि नहीं? रिकैलकुलेट कर लो, क्योंकि अब आपने छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आपको अब असेट करना है बड़े क्वेश्चंस पे टाइम। तो बड़े क्वेश्चंस पे टाइम जब असेट करोगे, अलोकेट करोगे, तो आपको पता है कि ये टाइम लेगा। अब मान लो 3 क्वेश्चंस बड़े हैं, तीन क्वेश्चंस बड़े हैं और हमारे पास 1 घंटे का समय बचा हुआ है, या आधे घंटे का समय बचा हुआ है, या फिर 35 मिनट का समय बचा हुआ है। तो जो भी समय है 3 क्वेश्चन पे अलोकेट करना है, उसमें हर एक क्वेश्चन को हमको प्रॉपरली सॉल्व करना है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप क्वेश्चन बड़े वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते तो हो सकता है एक आध एडजस्टमेंट छूट जाए। आपने सारे देख लिए, टिक लगा लिए कि सारे एडजस्टमेंट किए, लेकिन पता चला कि इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन का पॉइंट था वो छूट गया गलती से, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। रिवैल्यूएशन प्रॉपर्टी गलत होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गलत हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल गलत होगा, बैलेंस शीट गलत होगी, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एक बार जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो एक बार चेक करो कि सारे एडजस्टमेंट आप कर चुके हो कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कोई एडजस्टमेंट छूट गया था। अगर एडजस्टमेंट छूट गया है तो उसको कंसीडर करो। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। तो एडजस्टमेंट भी चेक करना है लास्ट में क्वेश्चन पेपर सॉल्व होने के बाद। क्लियर है कि नहीं? बोलो। फिर सारे बच्चे ध्यान रखना, जब हमारे बड़े क्वेश्चंस हो गए और मान लो जल्दी हो गए और कुछ टाइम बच गया, कुछ टाइम क्या हो गया? बच गया, तो एक बार सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करो, एक बार टिक लगाओ कि देखो कि कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है। अगर क्वेश्चन छोड़ दिया है तो उसको भी कवर अप में देना है। समझ में आया कि नहीं? ताकि कुछ छूटे ना। समझ में आया कि नहीं? ऐसा कोई जरूरत नहीं होती कि पेपर को सीक्वेंस में सॉल्व किया जाए, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, जब पार्ट ए करो तो पहले पार्ट ए पूरा करना, पार्ट बी करो तो पार्ट बी बाद में करना। ऐसे मत करना कि पार्ट ए का एक क्वेश्चन किया, फिर पार्ट बी का फिर कर दिया, फिर पार्ट ए का कर दिया, फिर मतलब उसमें चेकिंग करने वाला चेक तो कर देगा, वो भी क्वेश्चन सही है, ऐसा कर सकते हो, बट उसमें चेकिंग करने वाले का दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए पार्ट ए पूरा करो तो फिर पार्ट बी चालू करना, पार्ट बी पहले स्टार्ट कर रहे हो तो पार्ट ए चालू करना। मैं आपको फोकस करूंगा कि आप पार्ट ए से स्टार्ट करें। पार्ट बी छोटा चैप्टर होता है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, बाद में आप पार्ट बी पे शिफ्ट हो। कैश फ्लो का क्वेश्चन सबसे लास्ट में सॉल्व करना, पहले सॉल्व मत करना। सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका कैश फ्लो का होना चाहिए। मेमोराइज रहेगा कि नहीं? बोलो।
क्योंकि इन जनरल कैश फ्लो का आंसर आपको पहले से पता होता है और कई बार ऐसा हो जाए कि आपका कैश फ्लो टैली नहीं हुआ तो आप दिक्कत में आ सकते हो। समझ में आया कि नहीं? इसलिए ये जरूरी होता है। क्लियर है कि नहीं? अब जितने भी सीबीएसई ने सैंपल पेपर दिए हैं 1 2 3 4 5 5 सैंपल पेपर भेजता है सीबीएसई। अब देखोगे वहां पर गूगल पर तो आपको 5 सैंपल पेपर मिलेंगे। वो सारे सैंपल पेपर आपको सॉल्व करना है। सैंपल 100 पेपर सॉल्व करने का फायदा क्या होता है? हम एग्जाम में अंडरस्टैंड कर पाते हैं एक एग्जाम के पैटर्न कैसा रहेगा, मार्किंग कैसे रहेगी, बात समझ में आई कि नहीं, ये सब हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं हम सैंपल पेपर की तो हमारी इफिशिएंसी बढ़ती है पेपर को सॉल्व करने की। टाइमली हम हमारा पेपर जो है प्रॉपरली सॉल्व कर पाते हैं। वर्किंग करना आ जाती है हमको पेपर के अंदर की वर्किंग कैसे होती है। क्लियर है कि नहीं? बोलो। अरे हाँ है ना। इसके अलावा आपको जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करते हो तो आपके ये भी पता चलने लगता है कि हमको पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, कौन सा बाद में सॉल्व करना चाहिए। और अगर हमको किसी कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं है तो वो क्लियरिटी लेना है एग्जाम में, देन फाइनल एग्जाम देने से पहले वो क्लियरिटी पता चल जाती है, हम टीचर से पूछ के उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए सैंपल पेपर सॉल्व किए बिना अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो वहीं आप आधा हार रहे हो। 12th क्लास के अंदर फिर उम्मीद मत करना कि आपकी मार्किंग बहुत अच्छी आने वाली है। सैंपल पेपर सॉल्व करके जाना कंपलसरी है, जो भी सीबीएसई ने दिए हैं। चेक कर लो कि आपने सब कुछ सही किया है कि नहीं। अगर आप ये सब कुछ करके जा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सबको समझ में आया कि नहीं? बोलो। एनी डाउट? तो ये था बेटा हमारा क्या, फटाफट बोलो एक ओवरव्यू कि हमको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब इसके बाद अगर मैं यहां पर आपको डिस्कस करूं तो फिर आता है बेटा हमारा क्या, सैंपल पेपर जो हमारा कब आया है 24-25 का। अकाउंटेंसी का कोड रहेगा आपका 055। अगर इस क्वेश्चन को आप देखो तो टोटल मिला के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा? 34। 34 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 34 क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं? इन 34 क्वेश्चंस में दो पार्ट रहेंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए के कंपलसरी हैं ऑल कंटेंट। पार्ट बी में दो ऑप्शंस हैं, या तो एनालिसिस वाला कर लो या कंप्यूटराइज कर लो। तो हमको पता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग तो हमको करना नहीं, हमको क्या करना है, एनालाइज ही करना है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं, स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट ओनली वन गिवन द ऑप्शन। अगर ऑप्शंस में और वाला पार्ट है तो आपको एक ही चीज करना है। क्लियर है कि नहीं? ये बोल रहे हैं 1 से लेके 16 तक और 27 से लेके 30 तक के एक एक नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद फिर 17 और 20 और 31 32 वाले 3 नंबर के क्वेश्चन है। 21 22 33 जो है वो 4 नंबर का है, और 23 26 और 34 ये कितने नंबर के हैं? 6। अब आप समझ जाओ 23 26 और 34 को हमको बाद में सॉल्व करना है, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन होंगे, मतलब ये फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन होंगे। क्लियर है कि नहीं? या कैश फ्लो के क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन हमको पहले सॉल्व करना है। तो 6 6 6 मान के 3 क्वेश्चन, मतलब 6 इज 18 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए लास्ट में हमारे पास 1 घंटा बचना चाहिए। हाँ 23 से लेकर के कहां तक, 26 तक। 3 क्वेश्चन ये हो गए, 34 ये हो गया, 23 24 25 26, 4 ए और 1 ए, 5, 30 नंबर के क्वेश्चन के बाद में। तो 30 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बाद में लगभग मान के चलना 1 से 1.5 घंटा अगर हमारे पास बचता है तो हम वो प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? बाकी ये सारे क्वेश्चन हमको 1.5 घंटे, हमें ऐसे समझ सकते हैं कि 1.5 घंटे में ये सब करना है और 1.5 घंटे में। क्लियर है कि नहीं? ये हमारा टाइम का लोकेशन होना चाहिए पेपर को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? बोलो। अब क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे। सबसे पहले एमसीक्यू आएंगे। मैंने आपसे बोला था स्टार्ट आप एमसीक्यू से ही करो ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। पहला क्वेश्चन देखो तो बोल रहे हैं कि एक पार्टनर है एंथनी, गारंटी पार्टनर है, हिज शेयर प्रॉफिट और लॉस नॉट लेस देन 60,000। बोले 60,000 से वो कम नहीं लेगा, तो 60,000 तो एंथनी को देना ही देना है। बोलो हाँ है ना। इसके अलावा बिजनेस में लॉस हो गया है कितने का, 1,80,000 का। और बोल रहे हैं ये लॉस जो भी होगा ये बियर करेंगे अमर और अकबर पुराने पार्टनर, और वो भी कैसे, इक्वली। तो सारे बच्चे बताओ 1,80 का तो धंधे में लॉस हो गया, साथ ही साथ 60,000 एंथनी को भी देना पड़ेगा क्योंकि उससे 60,000 की गारंटी दी थी। तो बताओ धंधे का टोटल लॉस कितना हो गया, 2,40,000। 2,40,000 का आधा आधा ये दो लोग बियर करेंगे तो बताओ कितना कितना बियर करेंगे, 1,20,000 1,20,000। तो आंसर क्या हो जाएगा, जोर से बोलो, 1,20,000 आंसर होगा।
बताओ कितना समय लगेगा इसको सॉल्व करने में? बहुत ईजी है। फिर क्वेश्चन आएगा, अजरसन और रीजन का दिया हुआ है। सारे बच्चे देखो जरा क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि पार्टनर करेंट अकाउंट आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। नहीं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं, करेंट अकाउंट ओपन करते हैं कि फिक्स कैपिटल में ओपन करते हैं? फिक्स कैपिटल में। तो ये तो फॉल्स हो गया, अजरसन फॉल्स है। बोलो, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल ऑल द ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल आर डन थ्रू करेंट अकाउंट एज अ पार्टनर। ये सही है। कौन सा वाला ऑप्शन सही दिख रहा है बताओ बेटा, जोर से बोलो। पक्का? तो डी इज करेक्ट, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। उसके बाद बोलना है फॉर फीचर ऑफ सीएल लीड द रिडक्शन ऑफ। कौन सी कैपिटल कम करती है बेटा? सब्सक्राइब कैपिटल। कौन सी कैपिटल? सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल को रिड्यूस करती फॉर फीचर। क्लियर है कि नहीं? बोलो। अब देखो इसमें ऑप्शन था, हम चाहते तो 3 का ये वाला भी सॉल्व कर सकते थे और चाहे तो नीचे वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। बताओ 3 वाला ज्यादा इजी है, तो फिर ये नीचे वाले में हमारा टाइम बच जाता कि नहीं? बोलो। अब ये अगर क्वेश्चन देखो तो अच्छा क्वेश्चन है कि भैया मून लिमिटेड है, उसने 40,000 डिवेंचर इशू किए हैं 10% वाले। कितने रुपए के? जोर से बोलो। एट द रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, रिडीम होंगे 20% प्रीमियम पर। कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस आ रहा था बिफोर इशूइंग डिवेंचर 12 लाख का। इनने लॉस को राइट ऑफ करके अब प्रीमियम का बैलेंस कितना बचा है? 2 लाख। मतलब टोटल लॉस कितना हुआ होगा? फटाफट बोल। 10 लाख का। 10 लाख में 20% तो प्रीमियम है, 40,000 पर तो सारे बच्चे बताओ 8 लाख की तो प्रीमियम और रिडम्पशन कहलाना जो सेट ऑफ हुआ होगा। बोलो। मतलब डिस्काउंट का अमाउंट कितना कहलाना? 2 लाख। अगर डिस्काउंट का अमाउंट 2 लाख है, क्लियर है कि नहीं? क्योंकि 10 लाख का लॉस सेटअप हुआ है, उसमें से 8 लाख प्रीमियम रिडम्पशन हो गई, तो 2 लाख क्या कहलाना? डिस्काउंट का अमाउंट। तो 2 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया है कितने लाख की कैपिटल पर? 40 लाख की कैपिटल पर। तो कितने परसेंट डिस्काउंट कहलाना बेटा? 5%। कितने परसेंट कहलाना? 5%। तो आंसर 5% हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? एक क्वेश्चन दिया था, एक और देखें क्वेश्चन दिया है कि भैया एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वासु ओल्ड पार्टनर दिया है प्रकाश और प्रणव। क्या बोल रहे हैं? डेटर इज ₹6,20,000, 6,20,000 के डेटा थे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से 20,000। एट द टाइम ऑफ एडमिशन असेट रिवैल्यूड फाउंड दैट द डेटर वर्थ ₹15,000 टर्न अ बैड। बोल रहे हैं 15,000 के डेटर क्या हो गए हैं? बैड डेब्ट्स हो गए हैं, हैंस शुड बी रिटर्न ऑफ। इनको राइट ऑफ करना है। विच जनरल एंट्री रिफ्लेक्टेड इन करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड ऑफ सिचुएशन। सारे बच्चों को पता है भैया नुकसान हो गया है, तो 15,000 का जो नुकसान हुआ है सबसे पहले तो प्रोविजन से सेट ऑफ होगा। किससे सेट ऑफ होगा बेटा? प्रोविजन। ये कहां नहीं जाएगा फटाफट बताओ? ये रिवैल्यूएशंस में नहीं जाएगा। तो पहले तो बैड डेब्ट्स की एंट्री होगी, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, फिर पीएफ डीडी से सेट ऑफ हो जाएगा 15,000। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है फटाफट बोलो? ए। क्लियर है कि नहीं? सेम चीज यहां पर बोल रहे हैं, दूसरा देखें। राम और श्याम पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस है 3:2। देयर बैलेंस शीट शो द बिल्डिंग इज ₹1,60,000। एडमिट हो रहा है मोहन एज अ न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड। बिल्डिंग कैसी है फटाफट बोलो? बाय कितने परसेंट से? मतलब ये सारे बच्चे बताओ 1,60,000 80% के बराबर कहलाना, क्योंकि 20% कम है। तो 80% से डिवाइड कर दोगे तो इसकी करंट वैल्यू पता चल जाएगी कि नहीं? कितनी आ गई? 2 लाख। तो 2 लाख रुपए की इसकी वैल्यू है और 16,000 का क्या कहलाना है? इस पे गेन कहलाना। 16,000 का थोड़ी ना, 40,000 का। कितने का बेटा? 40,000 का गेन कहलाना। बोलो आए ना? क्योंकि 1,60 की चीज कितने की हो गई? 2 लाख की। तो 40,000 का गेन कहलाना। बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो करते बनेगा कि नहीं? 40,000 का। सी वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है कि नहीं? सी थोड़ी ना आएगा, 2 लाख और 40,000 आएगा ना बेटा इसका। हाँ तो 1,60 डिवाइड बाय 80% करो, 2 लाख सही है क्या? अच्छा केवल श्याम का शेयर पूछा है। ओके, श्याम का शेयर क्या हो जाएगा? 40,000 में श्याम का शेयर क्या हो जाएगा बोलो? 1/4 के लिए आ रहा है कि नहीं? बोलो। तो कितना हो जाएगा? 16,000। समझ में आया कि नहीं? करते बनेगा कि नहीं? क्योंकि शेयर पूछा है। किसका? फटाफट बोलो। श्याम का। और श्याम का शेयर कितना है? 3/2, मतलब 2/5। करना जरा 40,000 का 2/5, 16 आ रहा? बोलो। ठीक है, तो 16,000 का गेन हो जाएगा और 2 लाख रुपए की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? बोलो, मेमोराइज रहेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ये वाला दिया है
कि द प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म आफ्टर रिटेनिंग 15,000 टू इट्स रिजर्व वाज 75,000. The firm had total intangible asset worth rupees 10 lakh. Outside liability कितनी दे रखी? 3 लाख. The value of goodwill as per capitalization average profit method, the value as 50,000. Determine the rate of normal rate of return. आपको normal rate of return बताना है. सारे बच्चे बताओ normal rate of return निकाल पाओगे? कैसे निकालेंगे normal rate of return बताओ? गुडविल कितनी वैल्यू की गई बेटा? कौन सी मेथड से निकाली गई गुडविल? फटाफट कैपिटलाइजेशन मेथड से. क्लियर है कि नहीं? बोलो. तो फॉर्मूला आपको सारे बच्चों को पता है. गुडविल इक्वल टू क्या होती है कैपिटलाइजेशन मेथड में? बोलो. एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट होता है कि सुपर प्रॉफिट होता है? क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या कर दोगे? रेट माइनस क्या करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड. बोलो. ये होता है फॉर्मूला. सारे बच्चे बताओ एवरेज प्रॉफिट कितने दे रखे? क्या दे रखे? द प्रॉफिट अर्न बाय फर्म आफ्टर रिटेनिंग 15,000 टू इट्स रिजर्व 75,000. बताओ कितना? बताओ 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 कितना आएगा? 90,000. आफ्टर रिटेनिंग टू इट्स रिजर्व वॉज रुपीज. तो ये टोटल प्रॉफिट कितने कहलाने बेटा? 90. रेट आपको पता है क्या? रेट निकालना है. कैपिटल एम्प्लॉयड पता है कितना? 7 लाख. पता है कि नहीं? गुडविल की वैल्यू पता है 50,000 दे रखी है कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर सकते हो. कैसे बताओ? 7 लाख इधर आ जाएंगे तो ये 7.5 लाख हो जाएगा. बोलो. 7.5 लाख इंटू क्या हो जाएगा? रेट इक्वल टू 90,000. अब सारे बच्चे बताओ क्या हो जाएगा? रेट इक्वल टू 90,000 डिवाइड बाय कितना? 7.5 लाख. निकालो जरा कितना आ रहा. फटाफट जल्दी से निकाल के बता दो. जल्दी जल्दी फटाफट कैलकुलेशंस करके बता दो. कितना आ रहा बेटा? हाँ 12% आ रहा क्या? 90,000 डिवाइड बाय कितना? 7.5 लाख. 12% आ रहा कि नहीं? आ गया 12%. करते बनेगा कि नहीं? बोलो. कर लोगे? इसका आंसर बताओ. बोल रहे हैं मोहित हैड अप्लाई 900 शेयर्स. मोहित ने कितने शेयर अप्लाई कर रखे हैं? फटाफट बोलो. सुनाई नहीं दिया. 900 शेयर्स एंड अलॉटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2. तो सारे बच्चे बताओ उसको अप्लाई कितने किए हैं? 900. तो उसको अलॉट कितने हुए होंगे? 600 हुए होंगे. सबको समझ में आ गया कैसे निकाला 600? ई पेड एप्लीकेशन पर 3 रुपए. एप्लीकेशन पे कितना दिया उसने? तो एक्सेस मनी रही होगी इसकी. होगी कि नहीं? कितनी रही होगी एक्सेस? बोलो. 300 इंटू कितना? 3. कितनी रही होगी? 900. कुड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर. उसने 5 रुपए पर शेयर अलॉटमेंट का नहीं दिया. फर्स्ट एंड फाइनल बोल रहे हैं अभी कॉल हुई नहीं है. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी हुई नहीं है. क्लियर है कि नहीं? हिज शेयर और फॉरफिटेड. हमने शेयर फॉरफिट. द एंट्री विल बी पास. एंट्री ये वाली पास हुई. आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू बताना है. पहले तो बताओ हमने कॉल कितना किया? 5 और 3 कितना? 8. 8 इंटू 600. 8 इंटू 600 जोर से बोलो. 4,800. तो ये तो 4,800 आएगा. बोलो है ना? क्लियर हुआ कि नहीं? उसने कितने रुपए नहीं दिए ये निकालना पड़ेंगे. हमने 5 रुपए बुलाए थे किस पर? 600 शेयर पर. तो कितना हो गया? 5 रुपए इंटू 600 कितना हुआ?
3,000 बुलाए थे, उसमें से 900 रुपए तो उसके एक्सेस थे जो हमने एडजस्ट कर लिया होगा, बोलो हाँ है ना। तो कितने रुपए नहीं दिए होंगे उसने? 2100 नहीं दिए, बोलो हाँ है ना। अरे हाँ है ना। बाकी उसने क्या कर दिया होगा? दे दिया होगा। तो सारे बच्चे बताओ कौन सा वाला सही दिख रहा है, फटाफट बताओ कौन सा? बी। इज दैट क्लियर? सेम क्वेश्चन यहां पूछा है, अ कंपनी फॉरफिटेड 6,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने फॉरफिट किए कितने शेयर? 6,000। ऑन विच ओनली एप्लीकेशन पे कितने मिले? 3 रुपए। हैज बीन पेड, उसने 3 रुपए एप्लीकेशन के दिए हैं। 4,000 शेयर हमने री इशू कर दिए, कितने के हिसाब से? 12। हमने पहले तो बताओ कितने फॉरफिट किए थे? 6,000। और एक पर कितने रुपए मिल गया था हमको? 3। तो 3 रुपए हमारे शेयर फॉरफीचर में है, मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट अपन कितने का दे सकते हैं? 3 रुपए का। 3 रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते। याद आया कि नहीं? जितना हम फॉरफिट करते हैं उससे ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते। अब आगे क्या बोल रहा है? द शेयर वॉज फुली पेड ऑफ, फुली पेड शेयर इशू कर दिए, मतलब 10 वाली चीज कितने में इशू कर दी? 12। तो 3 रुपए पूरे बच गए कि नहीं? तो कैपिटल रिजर्व में पूरा जाएगा कितने शेयर का? 4,000 का। 4,000 इंटू 3 कर दो जरा, कितना हुआ? 12,000। तो 12,000 कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। करते बनेगा कि नहीं? एनी डाउट? ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, एक और बोल रहे हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 7th आ गया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पढ़ो जरा क्या बोल रहे हैं। 1 अप्रैल 2000 इन कंपनी ने लोन लिया था, कितने का? सिक्योरिटी में क्या रख दी? लैंड इन बिल्डिंग। लोन फर्दर सिक्योर्ड बाय इशू 40,000, 12% 100 इज एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी डिवेंचर। हमने कोलेटरल सिक्योरिटी डिवेंचर भी रख दिए। 31 मार्च 2024 को कंपनी डिफॉल्ट, उसने पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया था। प्रिंसिपल अमाउंट ड्रॉन कंसिस्टेंटली 1 अप्रैल 2024। लैंड एंड बिल्डिंग वर टेक ओवर एंड सोल्ड द बैंक ₹70 लाख। उसने लैंड एंड बिल्डिंग बेच भी दी 70 लाख की अपना लोन को वसूलने के लिए। बैलेंस अमाउंट डिवेंचर सोल्ड इन द मार्केट ऑन 1 मई, और बाकी का पैसा वो 1 मई को डिवेंचर सोल्ड करके बांच रहा है। फ्रॉम विच डेट द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बिकम अ पेबल इन अ कंपनी। कंपनी को इंटरेस्ट कौन सी डेट से देना पड़ेगा बताओ? जिस दिन हमने एज अ कोलेटरल दिए थे उस दिन से तो इंटरेस्ट देते नहीं है। जिस दिन उसने क्या कर दिया, फटाफट बोलो, बेच दिया। क्या कर दिया? बेच दिया। तो मार्केट में 1 मई को चले गए, तो बताओ इंटरेस्ट कब से देना पड़ेगा? 1 मई को। याद रहेगा कि नहीं? किसी को कोई डाउट? चलें इसका आंसर बताएं जरा फटाफट फटाफट। रामा हैज अ पार्टनर टुक ओवर द मशीनरी, कितने रुपए की? 50,000 की। द फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन आप ₹60,000। 60,000 के लोन के बदले में वो कितने रुपए की मशीन ले गया? 50,000 की मशीन ले गया। मशीन वॉज ऑलरेडी ट्रांसफर टू रिलायंस अकाउंट। मशीन ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है रिलायंस अकाउंट में। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आउटसाइडर टेक ओवर कर लेता है मशीन को अपने लोन के सेटलमेंट में तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। लेकिन रामा कौन है फटाफट बोलो? पार्टनर है। पार्टनर अगर मशीन अपने लोन के टेक ओवर में लेके जा रहा है तो सारे बच्चे बताओ 60,000 का लोन कितने में सेटल कर लिया? तो 10 का प्रॉफिट हो जाएगा। 10 का प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाएगा बेटा? रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, रिलायंस में। याद रहेगा कि नहीं? आगे देखें, लिखा है दादा और यूवी और क्या है वीरू आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है फटाफट बोलो? 3 to 1। द बुक शो द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का आ रहा है बेटा? 1 लाख का। द वर्कमैन क्लेम कितने का आ गया? 60,000 का। सारे बच्चे बताओ रिजर्व कितने का बच गया? 40,000 का। जो रिजर्व बच गया बताओ वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 60,000 कहां ट्रांसफर होगा? रियलाइजेशन में। और 40,000 कहां चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। तो लिखा है ओनली 40,000 डिस्ट्रीब्यूट अगेंस्ट द पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर है कि नहीं? बोलो। अरे हाँ है ना, ये सही है। 60,000 कहां ट्रांसफर होगा? रिलायेशन में। और बाकी 40,000 कहां किसको बढ़ जाएगा? पार्टनर। कौन सा वाला आंसर सही है? सी। सेम ये वाले देखो, इक्का दुक्का तिक्का। पार्टनर है, शेयरिंग कितना रेशो है? 2 to 1। फिक्स कैपिटल का बैलेंस उनका इतना चल रहा है रिस्पेक्टिवली। फॉर द एंडिंग 31 मार्च 2024 प्रॉफिट कितना हुआ? डिस्ट्रीब्यूट करना है विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी। बोर्ड आईओसी दिया नहीं था, उसको प्रोवाइड किए बिना एज पर पार्टनरशिप डीड हमने प्रॉफिट को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपसे एडजस्टिंग एंट्री पूछी है, याद करो मैंने आपको पढ़ाया था ये बेटा। वो हमारा आ गया पास्ट एडजस्टमेंट वाला पॉइंट, आ गया कि नहीं? मेरे को बताओ कितना आईओसी देंगे हम? फिक्स कैपिटल का बैलेंस कितना है? 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। जरा करना 5 3 4 का 10%, तो कितना देना था इसको? 50। इसको कितना देना था? 40। और इसको कितना? 30 देना था कि नहीं?
लेकिन इंपॉर्टेंट इज दैट इतने तो प्रॉफिट ही नहीं हुए, प्रॉफिट हुए कितने थे 84। तो बताओ इनका आईओसी इतना थोड़ी ना आएगा, आईओसी इस रेशो में आएगा, बोलो आया ना, कितना आएगा फटाफट निकालो जरा आईओसी, जल्दी जल्दी करो। 84 को 534 के रेशो में, 84 को 534 के रेशो में बांट दो, 30,000, 28,000 और इतने रुपए का आईओसी बढ़ता है इनको, बोलो इतने का क्या बढ़ता, आईओसी बढ़ता। पहली बात तो ये सबको समझ में आ गई, ये देना था लेकिन आपने नहीं दिया, आपने 84,000 को किस रेशो में बांट दिया, 2:1 के रेशो में बांट दिया है कि नहीं, तो इनसे वापस ले लेंगे। तो 84 को 2:1 के रेशो में माइनस कर दो, बताओ कितना कितना आएगा, जल्दी जल्दी बोलो। 2:1 के रेशो में कितना कितना, 16,200, कितना बेटा, 32,400 और 32,400 और 16,200। अब निकाल लो, मैंने क्या बताया था, बताओ बेटा, यहां क्या आ रहा, पॉजिटिव कितना, हाँ 2,600, यहां क्या आ रहा, 3,600, 4,400, और यहां क्या आ रहा, पॉजिटिव 4,800 की 200, 16,200 था क्या है? हाँ कितना आ रहा, किसका पूछा था हमको, टिक्का का, और यहाँ तो 4,200 दिया है, आपने कुछ गलत डिस्ट्रीब्यूट किया क्या, अरे यार तुम लोग सही नहीं बोल रहे, मैं बांट लूं, है ना, तुम लोगों से बांटना भी नहीं आ रहा। हाँ पहले तो अपन को 84,000 का जो प्रॉफिट है वो कौन से रेशो में बांटना है, 543 के रेशो में, समझ में आया कि नहीं, बांटो जरा। 84,000 डिवाइड बाय कितना हो गया, 549 प्लस 3 कितना हो रहा, 12, डिवाइड बाय 12 इंटू 5 कितना आएगा, 35, और कितना आ रहा है यहाँ पर, 84,000 डिवाइड बाय 12 इंटू कितना 4, 28, और इसको मिलता 21, सही है, एक सही है। अब ये दूसरा हमारा क्या था बेटा, 84 को इन्होंने कैसा बांट दिया, विदाउट डिस्ट्रीब्यूट करके 2:1 में, 84,000 डिवाइड बाय 5 ये आएगा 16,800 इंटू 2 ये आएगा 33,600, और इधर भी कितना आएगा 33,600। हमसे कौन सा वाला पूछा है ये बताओ, लास्ट वाले का पूछा है, निकाल लो जरा, प्लस आ रहा है कि नहीं, कितना 4,200 प्लस आया मतलब क्रेडिट करना है, तो 4,200 से तिक्का क्या होगा, क्रेडिटेड होगा, समझ में आ गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट आइटम देखो जरा, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन मशीनरी अपीयर हो रही है कितने रुपए की, 10 लाख की, और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लग चुका था, मतलब मशीन की बुक वैल्यू बची थी 4 लाख। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, द मशीन टेकन बाय क्रेडिटर, इस मशीन को कौन ले गया, क्रेडिटर, कितने के क्रेडिटर,
5,40,000 एट 5% बिलो द नेट वैल्यू। पहले तो बताओ क्रेडिटर थे कितने के और मशीन कितने की ले गए 5% कम पर, मतलब 3,80,000 पर। क्लियर है कि नहीं? 380 की ले गए। अब से बोल रहे हैं द बैलेंस अमाउंट ऑफ क्रेडिटर पेड थ्रू बैंक, द अमाउंट शुड बी बैंक क्रेडिटेड ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। कितना पेमेंट करना पड़ा होगा? 1,60,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें? ये क्वेश्चन दिया था एक। नेक्स्ट देखो, तो राहुल है, समर्थ है, और कौन है फटाफट बोलो? समर्थ है और कौन है? आयान है। इनका प्रॉफिट सॉल लॉस क्या है? 5। आयान फिक्स कैपिटल कितनी बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अफेक्टेड द कैपिटल अकाउंट? कौन सा कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट करेगा? पहला, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। पहले तो बताओ फिक्स कैपिटल है तो फिक्स कैपिटल में जल्दी से बताओ प्रॉफिट जुड़ते हैं क्या? लेकिन अगर और कैपिटल लगाओगे तो जोड़ेगी, और अगर कैपिटल विड्रॉ करोगे तो भी जुड़ेगी। तो आंसर कौन सा वाला है फटाफट बोलो? बी और सी। कौन सा वाला है? बी और सी। क्लियर? नेक्स्ट बोल रहे हैं शेयर इशू एट अ स्वेड इक्विटी कैन बी। स्वेड इक्विटी कैसे इशू होते हैं फटाफट बोलो? एट डिस्काउंट। कैसे इशू हो सकते हैं बेटा? डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं, पार पे भी हो सकते हैं, बोलो हाँ है ना? बोलो, और प्रीमियम पे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? बस मार्केट प्राइस से कम पे होना चाहिए, इससे मार्केट प्राइस से कम पे होना चाहिए। तो बताओ कौन सा वाला आंसर सही है? ऑल ऑफ करेक्ट। क्लियर है कि नहीं? और बताओ जरा ये वाला, 2000 शेयर अलॉटेड टू एमएस रागल विच ₹80 इज कॉल्ड ऑफ। कितना कॉल्ड ऑफ है केवल, और उसमें से कितने रुपए पे कर दिए उसने? 50। फॉरफिटेड, हमने फॉरफिट कर लिए। अच्छा, उसने 50 दे दिए थे तो हमारे शेयर फॉर फीचर में बताओ 50 रुपए चले गए होंगे कि नहीं? तो 50 रुपए का फायदा है हमको। तो हमने क्या किया, कितने में इशू कर दिया? 70 रुपए में। कितने रुपए वाला शेयर? 90 पेड वाला। 90 पेड वाला 70 में इशू कर दिया, मतलब कितने का डिस्काउंट? हाँ, 20 का तो डिस्काउंट दे दिया। तो 50 में से 20 डिस्काउंट में चले गए, बचे कितने? 30। 30 रुपए कैपिटलिज्म में जाएंगे। 30 रुपए इंटू कितना? 2000 कर दो। 30 रुपए इंटू 2000 कितना आएगा? 60,000। सही है 60,000? बोलो। ये क्वेश्चंस बताओ, क्या ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तुमको? बताओ, अगर ये तुम सॉल्व कर लो स्टार्टिंग में ही तो फायदा क्या है फटाफट बोलो? पास तो अपन ऐसे ही हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? पास होना यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, पास तो आप बहुत आराम से हो सकते हो कि नहीं? बोलो। बस ये क्वेश्चंस एक बार आपको सॉल्व करते आना चाहिए। क्लियर? उसके बाद देखो क्वेश्चंस में फिर से दिया है यहाँ पर सेम कि एक 3 पार्टनर है। फिर से शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस क्या है? With effect from 1st of April 2024, decided to share future profit and loss in the ratio of 2:1, for which the following balances tax will be credited at the time of constitution firm if the firm decided to continue available accumulated profit or loss or balance। बोल रहे हैं प्रॉफिट और लॉस की बैलेंस को कैसा रखना चाहते हैं फटाफट बोलो? कंटिन्यू। अरे हाँ है ना? पहले तो बताओ कितने पार्टनर थे? 3। क्या हुआ, इनने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या कर लिया? चेंज कर लिया। बोलो। और चेंज करने के बाद क्या हुआ है आपको बताना है क्या? फॉर विच द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ टैक्स विल बी क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म इफ द फर्म डिसाइडेड टू कंटिन्यू द एक्युमुलेटेड लॉसेस ऑफ प्रॉफिट। बोल रहे हैं प्रॉफिट को कंटिन्यू रखेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो पहले तो बताओ प्रॉफिट है कितना? प्रॉफिट कितने का है? अमाउंट तो बताया नहीं इनने। अरे तो अमाउंट तो पता हो बेटा, अमाउंट कितने का प्रॉफिट और लॉस था जब ये चेंज किया? रेशो तो मेरे को अपन को समझ में आ गया, अपन गेनिंग और सेक्रीफाइंग रेशो में करेंगे। बोलो हाँ है ना? वो तो तय है कि गेनिंग और सेक्रीफाइंग रेशो लगाओगे। बोलो। क्लियर? लेकिन मेरे को बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट बांटना है? ये तो बोल रहा है जनरल रिजर्व है 2 लाख का, और P&L का डेबिट बैलेंस कितना बोल रहा है? 1,20,000। फिर बोल रहे हैं जनरल रिजर्व 2 लाख का है, प्रॉफिट एंड लॉस कितने का है? 2.5 लाख का है।
डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 50 का और पीएनएल कितने का है? सी। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं 50 का और पीएनएल का बैलेंस कितना है? 80। क्लियर? इन्होंने बोला टैक्स को हम क्रेडिटेड करेंगे। टैक्स को क्या करेंगे? फटाफट बोलो। क्रेडिटेड। पहले तो बताओ टैक्स सेक्रीफाई कर रहा कि गेन कर रहा? निकालो। गेन कर रहा सेक्रीफाई कर रहा? टैक्स का रेशो पहले कितना था? 2/10 और अब कितना हो गया? 1/5 हो गया। 1/4 हो गया। कितना हो गया? 1/4। मतलब पहले था 1/5 अब कितना हो गया? 1/4। क्या कर रहा? पॉजिटिव आ रहा? 1/20 का गेन कर रहा है क्या? अरे हाँ है ना। 1/20 का क्या कर रहा? गेन कर रहा। गेन कर रहा है तो सारे बच्चे बताओ अकाउंट क्रेडिट कब होगा उसका? उसको डेबिट करना था। उसको क्या करना था? डेबिट करना था कि नहीं? अरे हाँ है ना। गेन कर रहा है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। और 2 क्या होता है? सेक्रीफाइंग पार्टनर। ये गेन कर रहा है तो बताओ इसका बैलेंस क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए कि क्रेडिट होना चाहिए? अगर प्रॉफिट है तो क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए कि डेबिट होना चाहिए? जल्दी से बताओ। सिंपल सी बात है बेटा, ध्यान से समझो। अगर प्रॉफिट है, बिजनेस में क्या है? जोर से बोलो। अगर धंधे में प्रॉफिट है और ये गेन कर रहा है तो इसकी कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। बोलो। और अगर लॉस है तो इसकी कैपिटल को क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? बोलो। तो इसकी कैपिटल अगर ये बोल रहे हैं क्रेडिट है, दैट मींस धंधे में क्या है? जोर से बोलो। लॉस है। तो लॉस कहां दिखाई दे रहा है? सारे बच्चे बताओ। लॉस यहां देखा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 50,000 और पीएनएल का डेबिट बैलेंस है। बोलो हाँ है ना। बाकी सब जगह क्या दिख रहा था? फटाफट बोलो। प्रॉफिट प्रॉफिट। तो सी में भी लेकिन 2 लाख रुपए का रिजर्व है और 250 का क्या था? क्रेडिट बैलेंस है। दिख रहा है कि नहीं? तो ये भी प्रॉफिट है। 2 लाख का प्रॉफिट है और यहां लॉस है तो भी 80,000 का प्रॉफिट है। और यहां भी क्या है? 50 का प्रॉफिट है, सॉरी डिफर्ड रेवेन्यू है और 80 का प्रॉफिट है तो यहां भी प्रॉफिट दिखाई दे रहा। यही लॉस है। यहीं पर क्या है? फटाफट बोलो। लॉस है। तो इस केस में ही क्या होगा? फटाफट बोलो। उसकी टी की कैपिटल को क्या किया जाएगा? जोर से बोलो। क्रेडिट किया जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? ये पूछा था। चलें इसके बाद सारे बच्चे नेक्स्ट वाला पॉइंट बताएं। रोहित, विराट और संस्कार वर्ष पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ क्या दे रखा? 3:1। देयर कैपिटल बैलेंस कितना दे रखा? ये वाला दे रखा है। Respected. On the same date, admit the Hardik as a new partner, 20% share. Hardik bring rupees 80,000 his share of goodwill and 1/5 combined capital for all the partner of new firm. What will be the amount of capital brought by the Hardik at that time of admission? Admission के समय वो कितनी कैपिटल लेके आएगा ये आपको बताना है। बता सकते हो? बताओ सारे बच्चे जल्दी से बताओ। न्यू फर्म के अंदर कितने रुपए की कैपिटल एडमिशन के समय वो लेके आएगा? पहले तो ये बताओ। हाँ? इनकी कैपिटल कितनी हो गई? कितनी हो गई? जोड़ो जरा कितनी हो रही? टोटल कितनी हो रही? 8 लाख प्लस गुडविल का जोड़ दें। गुडविल का कितना लाया? वो भी इनको मिल गया होगा। टोटल मिला के कितनी हो गई? 9 लाख। 9 लाख की कैपिटल कैसी है? कितने के बराबर है? ये 20% के लिए आया है, मतलब 1/5 के लिए आया है तो ये कितने के बराबर है? 4/5। अगर इसको 4/5 है तो इसका रेसिप्रोकल कर दूं? 5/4 कर दो जरा। 5/4 कितनी कैपिटल आ जाएगी? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ जाएगी कि नहीं? कितनी आ जाएगी? फटाफट बता दो। कितनी? 11 लाख। 11,25,000 का वो कितने परसेंट लाएगा? 20%। कर दो 11,25,000 का 20% बेटा। कितना आ रहा? 2,25,000। बात समझ में आ गई कि नहीं? सेम यहां बता दो। ए बी सी पर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस कैसा दे रखा? इक्वली। बी की डेथ हो गई, कब हुई? 31 अगस्त को। टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू बीस एग्जीक्यूटर हमने कितना ट्रांसफर किया?
13,20,000। बीज एग्जीक्यूटर वर बीइंग पेड, कितने रुपए पे कर दिया? 1,20,000। तो अभी भी कितना बच गया? 12 लाख। कितना बच गया? 12 लाख। बैलेंस आर टू बी पेड इन 4 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब 6 महीने में देंगे। इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? 10%। द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट फॉर द एंडिंग 31 मार्च 2024। आपसे बोल रहे हैं कि बताओ कितने रुपए का इंटरेस्ट इसकी बुक्स में क्रेडिट होगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो कितना इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। तो बताओ, आप बी की डेथ कब हुई यहां पर? अगस्त। अगस्त के बाद से गिन लो, अगस्त के बाद से कितने महीने हुए? 8 महीने हुए। एक इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई होगी, बोलो। तो पहले तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो, 10% से कितना होता है 6 महीने का? साठ हजार तो ये हो गया पहले 6 महीने का। उसके बाद सारे बच्चे बताओ, हमने इसकी 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना था कि नहीं? तो हमने एक इंस्टॉलमेंट चुका दी होगी, 12 लाख में से 4 लाख चुका दिए होंगे। सारे बच्चे बताओ कितना, 4 लाख की 3 लाख? 3 लाख चुका दिए होंगे, तो कितना बचा होगा लोन? 9 लाख। 9 लाख पर 10% से कितने महीने का इंटरेस्ट और ड्यू हो गया होगा? हाँ, 1 महीने का होगा। 1 महीने का क्यों? अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। हाँ, 1 महीने का, 1 महीने का इंटरेस्ट निकालना जरा। 1 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा 9 लाख पर, कितना आ रहा? 7,500 हो जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 67,500। समझ में आया कि नहीं? तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। करते बनेगा कि नहीं? उसके बाद ये दिया हुआ है, बोल रहे हैं कि स्टेरिंग एंड काइट्स आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। क्या दे रखा? दे एडमिटेड स्पिनर एज अ न्यू पार्टनर। स्टेरिंग सेक्रीफाई 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड काइट सेक्रीफाई कितना कर रहा है? 1/6 ऑफ हिज शेयर। व्हाट विल बी द न्यू रेशो? आपको न्यू रेशो निकालना है। बात समझ में आ गई कि नहीं? पहले तो सेक्रीफाइंग रेशो निकालना पड़ेगा। बताओ किसका? स्ट्रिंग का बताओ क्या हो जाएगा? ये क्या बोल रहे हैं? स्ट्रिंग 1/4 फ्रॉम हिज शेयर बोला है, तो इसका तो यही रहेगा। इसके साथ में ऑफ वर्ड लिखा है, बोलो हाँ है ना। इसका निकालना पड़ेगा काइट का। कैसे निकालोगे बताओ? पहले रेशो कितना था इसका? 3/8। 3/8 का कितना सेक्रीफाई कर रहा? 1/6। मतलब कितना हो जाएगा? 3 1 3 और 3 2 6। कितना हो जाएगा? 1/16। ये इसका सेक्रीफाइंग रेशो आ गया। इन दोनों की सेक्रीफाइंग रेशो जोड़ दो तो आपको किसका गेनिंग रेशो पता चल जाएगा। फटाफट बोलो, न्यू पार्टनर का आ जाएगा। और फिर इन दोनों को क्या कर देंगे? फटाफट बोलो, माइनस कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा कि नहीं? लोगे इतना? आंसर कितना आ जाएगा? 655। क्लियर? बन जाएगा। एक और क्वेश्चन दिया है कि भैया एक कंपनी पार्टनर अंडर द डिसोल्यूशन वाज गेट टू रिम्यूनरेशन कितने परसेंट? 2% ऑफ टोटल असेट रियलाइज अदर देन कैश। 10% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर, और 10% किस पे मिलेगा? जो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सन्ड्री असेट इंक्लूडिंग कैश रियलाइज कितना हुई है? 1,16,000। पहले तो बताओ 1,16,000 में से कितना माइनस कर दो? 8,000 हटा दो। क्यों? कैश पे कोई रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। कितना बचा बैलेंस? 1,08,000 का कितना परसेंट? सारे बच्चे बता दो। 2% था। कर दो भैया 2%। कितना हो गया? 2,100। एक तो रिम्यूनरेशन ये बन गया कि नहीं? दूसरा रिम्यूनरेशन और निकालना है। सारे बच्चे बताओ सेकंड कितना है? जितना पार्टनर को मिलेगा उस पर। अब मेरे को बताओ असेट से रियलाइज कितना हुआ था टोटल मिला के इंक्लूडिंग कैश? कितना था? 1,16,000। 1,16,000 में से हमने इतना तो रिम्यूनरेशन दे दिया 2,160। बोलो लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया होगा कितना? 3,1,340। ये लाइबिलिटी चुका दोगे? कितना बचेगा पार्टनर को देने के लिए? माइनस करो जल्दी से। कितना पेमेंट बचेगा माने पार्टनर को देने के लिए? बेटा 82,000 ये पार्टनर को भी देना है और साथ ही साथ रिम्यूनरेशन भी देना है। तो ये कितने के बराबर है बेटा? 110 के। मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे? 10 से। तो इसका रिम्यूनरेशन आ जाएगा। फटाफट निकाल के बताओ कितना आ रहा, जल्दी से निकाल के बताओ। क्या किया? 82,500 डिवाइड बाय क्या करोगे? 110।
10 इंटू कितना कर दोगे 10, तो 7,500 का रेम्यूनरेशन ही बन गया। तो 7,500 ये बन गया और 21,60 ये बन गया, टोटल मिला के कितना 9,660। बात समझ में आई कि नहीं? गड़बड़ क्यों आ रहा? नहीं नहीं, ये इनने आंसर गलत निकाला। ये सही है, 21,60 सही निकाला, बोलो। हाँ, तो ये इनने गलत किया हुआ है, आंसर गलत है। आंसर अपना सही है, 7,500 ही आएगा, 21,60 ही आएगा। आंसर क्या आएगा 9,660। सही कर लेना बेटा इसको, आंसर गलत दिया हुआ है। 1,16,000 बचा था, ये असेट है टोटल 1,16,000 रुपए की, जिसमें कैश भी इंक्लूड है। इसमें सबसे पहले लाइबिलिटी का पेमेंट होगा, उसके बाद लाइबिलिटी का पेमेंट करने के बाद रिम्यूनरेशन भी तो देना पड़ेगा। बोलो, क्लियर है कि नहीं? ये भी माइनस होगा, तब जाके बेटा पार्टनर को बचेगा कि नहीं? क्लियर? तो इन्हें गलत किया हुआ है। तो जनरेट इतने से होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से 9,660 से 9,660। सही कर लेना बेटा, इसका आंसर गलत है। क्लियर है कि नहीं? एनी डाउट? एक और क्वेश्चन पूछा है, ए बी सी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस क्या दे रखा 2:1। सी की डेथ हो गई है कब 1 जुलाई को। विच डेट द कैपिटल ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल ये आई थी, मतलब इतना पेमेंट हमको सी को कर देना चाहिए था, बट ए और बी ने कंटिन्यू रखा बिजनेस अगले 6 महीने तक और सेटल किया उसका अकाउंट 6 महीने बाद, तो सेक्शन 37 एप्लीकेबल हो जाएगा। और सेक्शन 37 एप्लीकेबल हो जाता है तो 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या फिर 6 महीने का जो प्रॉफिट कमाया होगा उसको कैपिटल की रेशो में प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो इनने बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग द 6 मंथ में प्रॉफिट कितना कमा लिया। अब आपसे पूछा है बताओ सेक्शन 33 में 2 ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल होंगे और एग्जीक्यूटिव के लिए क्या मिलेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन तो बेटा इस 20,500 में कैपिटल के रेशो में बटेगा। कौन से रेशो में? तो कैपिटल के रेशो में बना तो इतने रुपए का प्रॉफिट बन रहा है, या 6 महीने का इंटरेस्ट ले ले वो, तो वो इंटरेस्ट बन रहा है। विच एवर इज हायर लेगा, विच एवर इज हायर। तो क्या लेगा बेटा 4,812 रुपए ले लेगा। ये सही है। क्लियर है कि नहीं? कर लोगे इसको, खत्म। इसके बाद जो क्वेश्चंस आ गए वो आ गए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। कौन से आ गए मेरे को बताओ। ये 18 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत है क्या? समझ में आएंगे नहीं? तो सबसे पहले ये सॉल्व करो, इससे आपके एग्जाम में क्या हो जाएंगे, मार्क्स बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चंस वो देखो जिनमें खाली कैलकुलेशंस है या फिर जनरल एंट्रीज हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। और सबसे लास्ट में कौन से वाले सॉल्व करो, जो बड़े क्वेश्चंस है 6-6 नंबर वाले। क्लियर है कि नहीं? बट ये सारा काम 1.5 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? इतनी प्रैक्टिस आपको करना है। अब इसके सॉल्यूशंस तो इसमें दिए ही हुए हैं बेटा, तो आप आराम से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सॉल्यूशंस आप देख करके इसको सॉल्व कर लेना, और अगर कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछ लेना, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है? ये तो आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एमसीक्यू क्वेश्चन के सॉल्यूशंस नहीं थे वो मैंने बता दिए। एक क्वेश्चन गलत है, उनने गलत सॉल्व किया हुआ, उसको सही कर लेना। क्लियर है कि नहीं? बोलो, कर लोगे क्या? समझ में आया कि नहीं? फिर सेम आता है किसका बेटा, पार्ट बी। किसका आता है? पार्ट बी। और पार्ट बी के अंदर तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? आप सॉल्व कर लोगे इसको? चलो, ऑल द बेस्ट बच्चों, और कुछ भी दिक्कत आए तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? चलो बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।